नमस्कार दोस्तों, हम फिर से आ चुके हैं हिंदी की इस सीरीज में, जिसमें हम कर रहे हैं 9 से 12 तक चलने वाली इस हिंदी की किताब के टॉपिक बाय टॉपिक एक्सप्लेनेशन। आज हम पढ़ेंगे इसमें से उपसर्ग टॉपिक को और इसके कुछ क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। इस एक ही वीडियो में पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलते हैं अपने उपसर्ग वाले टॉपिक पर। जैसा कि आपको पता है, हमने कल के क्लास में हम प्रति टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे इस उपसर्ग वाले टॉपिक को, और प्रति टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है कल। तो वीडियो को नहीं देखा हो तो वहाँ पर जाकर देख लेना। यहाँ पर परिभाषा देखते हैं उपसर्ग की। भाषा प्रयोग में कुछ मूलतः मूल वर्ण या वर्ण समूह होते हैं, जिनका अर्थ की दृष्टि से यह विभाजन नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार के मूल शब्द भाषा की अविभाज्य इकाई होते हैं। यानी कि मूल वर्ण किसे कहते हैं, जिसे हम अर्थ की दृष्टि से और विभाजन की दृष्टि से कुछ भी अलग नहीं कर सकते हैं, उन्हें ही मूल शब्द भाषा की अविभाज्य इकाई कहते हैं। और ये शब्द किसी से पहले जुड़कर नए अर्थ का निर्माण करते हैं। अगर पहले जुड़ेगा तो हमेशा उपसर्ग बनेगा। चूँकि यह एक स्वतंत्र शब्द के रूप में प्रयुक्त नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें उपसर्ग कहा जाता है। इनका कोई अर्थ की दृष्टि से कोई अर्थ नहीं होता, इन्हें विभाजन नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ मूल शब्द के आगे जुड़ेंगे और अर्थ में नवीनता लेके आ जाएंगे, इसलिए इन्हें उपसर्ग कहा जाता है। उपसर्ग वह शब्दांत होते हैं जो शब्द के पहले जुड़कर अर्थ बदल देते हैं। उपसर्ग शब्द उप प्लस सर्ग दोनों से मिलकर बना है, जिसमें सर्ग जो है मूल शब्द है और जिसका अर्थ होता है जोड़ना या निर्माण करना। उप यानी कि निकट होता है या समीप होता है। जैसे कि उप प्लस हार, तो यहाँ पे हार जो हो गया अपना मूल शब्द हो गया, और उप जो हो गया हमारा उपसर्ग हो गया। इस प्रकार हमारा जो नया शब्द बना ये बन गया उपहार। तो ये जो है मूल शब्द हार, इससे बिल्कुल ही नवीन शब्द बना है हार, उपहार। तो अब उपहार आभूषण हो गया। इसी प्रकार हम देखते हैं कि उपसर्ग के प्रकार की बात करें तो उपसर्ग के 3 प्रकार होते हैं। एक तो संस्कृत के उपसर्ग, एक हिंदी के, और एक उर्दू या विदेशी भाषा के उपसर्ग। चूँकि उर्दू एक विदेशी भाषा थी, इसलिए यहाँ पे उर्दू को विदेशी भाषा में ही माना जाता है। संस्कृत के उपसर्ग की बात करते हैं। सबसे पहले संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के सभी उपसर्ग तत्सम शब्दों के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें संस्कृत के उपसर्ग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखें यहाँ पे, तो अधि, अति और अनु, अप, ये 3-4 उपसर्ग तो वैसे कम से कम 20 से 21 देखे जाते हैं मुख्यतः, और कई हो सकते हैं, लेकिन मेन जो इम्पोर्टेंट है ये 4 हैं। और हम यहाँ पे कुल टोटल 21 उपसर्ग पढ़ेंगे। और ये हमेशा ये याद रखना तत्सम शब्दों के साथ जुड़कर बने होते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे नया शब्द आ गया कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तो तत्सम शब्द वे होते हैं जिनका हिंदी में प्रयोग करते समय जो है, जैसे कि जैसे शब्द का प्रयोग किया जाता है वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि एक शब्द आएगा तद्भव, तो ये तद्भव जो होता है हिंदी में प्रयोग किया जाता है। और इसमें जो होता है किसी अन्य लैंग्वेज का अगर हिंदी में तद्भव शब्द के रूप में प्रयोग कर रहा है, मतलब कि अर्थ में परिवर्तन करते हुए हिंदी में उसका प्रयोग किया गया है। तत्सम और तद्भव की हम अलग से एक क्लास लेंगे, तो आप उसमें कंप्लीट देख लेना। अब यहाँ पर देखते हैं हम संस्कृत के। तो संस्कृत के हम कम से कम 21 उपसर्ग हैं, और हम इन उपसर्ग के बाद देने वाले हैं आपको मस्त वाली एक टेक्निक, जिससे मुझे लगता है आपके लिए उपसर्ग संस्कृत के बहुत आसान हो जाएंगे। तो सबसे फर्स्ट उपसर्ग पे आते हैं हम, अति उपसर्ग। अति उपसर्ग जो होता है, अति यानी कि ऊपर भी होता है, अधिक भी होता है और परे भी होता है। जैसे कि अति उपसर्ग तो हमेशा आप अधिक, ऊपर, परे, इनका कोई जैसे अर्थ का मतलब बस बेसिक मालूम होना चाहिए, वैसे ही याद रखना इतना ज़रूरी नहीं है। बस आपको उपसर्ग कैसे लग रहा है वो ध्यान रखना है। जैसे कि अति उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं अति प्रिय, अतिरिक्त, अत्यधिक, अतीन्द्रिय। यानी कि इंद्रिय जो शब्द है उसमें अति उपसर्ग लगेगा, तो ये अतीन्द्रिय और अतिसार। इसी प्रकार अधि उपसर्ग से क्या बनते हैं, अधि उपसर्ग का मतलब, अधि का मतलब होता है अंतर्गत या प्रधान। इसका जो शब्द मिलकर क्या बनेगा, अधि से मिलेगा। जैसे कि कार शब्द में अपन अधि जोड़ देंगे तो अधिकार। इसी प्रकार शेष में अधिशेष, और करण में अधिकरण, और इष्ठाता में जो होता है ये शब्द जुड़ जाएगा अधि, तो यह अधिष्ठाता हो जाएगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं अनु उपसर्ग। अनु यानी कि सादृश्य या पीछे जो होता है अनु होता है। जैसे कि यहाँ पे अनुकरण, अनुसंधान, अनुगामी
और अनुग्रह और अनुज। अनुज का मतलब जो होता है छोटा भाई होता है, छोटे भाई को अनुज कहा जाता है। और इसका जो विलोम होता है वो अग्रज होता है। अग्रज का मतलब जो बड़ा भाई होता है उसे अग्रज कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना, अनुज में कौन सा उपसर्ग है? अनु उपसर्ग है। इसी प्रकार अप उपसर्ग, अप यानी कि निराधार या दीनता, जैसे कि निरादर किया जाता है या किसी को दीन यानी कि छोटा और तुच्छ बताने के लिए, जैसे कि अप प्लस मान, अपमान, अपयश, अपव्यय और अपकीर्ति। इसी प्रकार अपि उपसर्ग से क्या बनेगा? निश्चय या बी, जैसे कि अपितु, अपिदान, अपिहित। अपिहित मतलब होता है डका हुआ। इसी प्रकार हम देखते हैं अभी उपसर्ग, अभी का मतलब होता है पास या फिर सामने। जैसे कि यहाँ पर हम पहले ही कह चुके हैं कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप तो बस कि अभी से क्या बन सकता है, जैसे कि मान अभिमान, वादन अभिवादन, और शेख शेख अभिषेक, और मुख अभिमुख, और यान अभियान। इसी प्रकार जो ये मैंने अभी बोले थे, ये पीछे शब्द जो बोले थे ये मूल शब्द कहे जाते हैं, और इनके आगे जो जुड़ रहा है ये अभी अभी अभी, ये सब उपसर्ग हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे औ। औ उपसर्ग से क्या बनेगा? यहाँ पे अव यानी कि अनादर या हीनता, जैसे अव से अवगुण, अवहेलना, अवनति, अवसाद और अवगाहन। ये जो होते हैं ये अव शब्द से मिलकर बने होते हैं। इसी प्रकार अगर हम देखें जो आ उपसर्ग है, आ यानी कि पूर्ण या विपरीत और सीमा, इसका अर्थ होता है। और आ की अगर देखें जैसे कि आदेश, आहार, आगमन, आजना, आगमन और आभार, ये जो हैं आ से मिलकर बने हुए हैं। नेक्स्ट है उद उपसर्ग। उद यानी कि उच्चता, ऊपर और श्रेष्ठ बताने के लिए उप उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। इसमें जैसे कि उदार, उत्सर्ग, उत्साह, उद्दार, उद्वार, उत्थान और उत्तम। अब बहुत सारे कहेंगे कि यहाँ पर तो है उद उत्सर्ग आ रहा है तो यहाँ पे उत उपसर्ग होना चाहिए, लेकिन जो है मैं अभी सामने एक नोट में भी लिखा हुआ है ये उत उपसर्ग का हिंदी में प्रयोग किया जाता है, जबकि संस्कृत में हमेशा इस उद उपसर्ग का प्रयोग होगा। ठीक है, तो उत्सर्ग जो है इसका अगर संधि विभाजन करेंगे तो ये हमेशा उद प्लस सर्ग में विभाजन होगा, और उद जो है इस उपसर्ग का प्रयोग संस्कृत में किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें दोस्तों की उप उपसर्ग की बात करें। उप यानी कि समीपता, सहायता या गुण, इसका मतलब होता है जैसे कि उपहार, उपहास और उपदेश। इसी प्रकार हम देखते हैं दूर उपसर्ग को। दूर उपसर्ग का मतलब होता है निंदा, कठिनाई या बुराई, जैसे कि दुर्गण हो गया, दुराचार हो गया, दुस्साहस, इसमें दुस उपसर्ग, दुर्जन, दुष्कर्म, इसमें भी दुस उपसर्ग हो गया, और दुष्चरित्र, इसमें भी दुस वाला हो गया। इसमें दोनों कंप्लीट एक ही दे दिए हैं, दूर और दुस को। नी उपसर्ग को, नी यानी कि निषेध या अधिकता जो होता है ये नी में आता है, जैसे कि यहाँ पर निवारण, निषेध और निलय जो होता है ये नी उपसर्ग का हो गया। नेक्स्ट है इसमें निर उपसर्ग या निस उपसर्ग। निस, निर का मतलब होता है निषेध रहित या पर बिना। तो इसके उदाहरण हैं जैसे कि निर्बल, निरपराध, निर्भय, निश्चल, निष्काम, निस्तेज, ये होगा निर और निस का। इसी प्रकार हम देखते हैं प्र उपसर्ग के। प्र यानी कि अधिक, ऊपर, आ या आगे, ऐसे होता है। प्र का मतलब प्र यानी कि प्रहार, प्रहार करना, या फिर प्रबल, या फिर योग, प्रयोग। इसी प्रकार आपको बस है ना इनके मूल शब्द आने चाहिए, बस मूल शब्द के आगे आपको जैसे ही बस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाता है जैसे कि प्रयोग शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो इसमें प्र उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। इसमें उदाहरण देके आपको पूछ लेंगे कि इसमें मूल शब्द कौन सा है, तो इसमें मूल शब्द जो है वो योग है। बस ये न तो बीच का अर्थ पूछा जाता है और न ही कि आप ये बनाइए। और परि उपसर्ग से क्या बना? प्रति उपसर्ग से प्रति यानी कि समानता, प्रतिवर्ष, प्रतिवाद या प्रतिध्वनि होता है। नेक्स्ट है इसमें कि परा उपसर्ग। परा यानी कि विपरीत, उल्टा या पीछे, जैसे कि पराचयी, पराधीन और पराकाष्ठा, ये जो होते हैं ये परा उपसर्ग से बना हुआ है। इसी प्रकार अब देखते हैं परि उपसर्ग से। परि से बना हुआ है परिवर्तन, परिक्रमा और पर्यावरण। परी का मतलब होता है चारों ओर, और नीचे ट्रिक आ रही है आपको दिखने लग गई होगी। सम उपसर्ग से मिलकर बना हुआ है। ये सम का मतलब होता है पूर्णता या फिर सुंदर, जैसे कि संयोग, सम्मान, संसार,
ये सम उपसर्ग से मिलकर बने हुए हैं। संयोग अपन तो पढ़ देते हैं डायरेक्टली के ये संयोग है, पर ये जो आपको यहाँ पे टिपकी दिख रही है ये सम प्लस योग होता है अगर इसका संधि विच्छेद करें तो उपसर्ग जो है हमेशा संधि विच्छेद में बिल्कुल आपको दिख जाएंगे। सम्मान में दिख ही रहा है। अपन तो पढ़ देते हैं संसार, तो बहुत सारे कहेंगे कि सन आना चाहिए, तो यहाँ पे आप जब संधि विच्छेद करोगे तो सन नहीं आएगा, सम आएगा। सम प्लस सार ये होता है, तो सम जो है उपसर्ग हो गया अपना। नेक्स्ट है इसमें सु उपसर्ग। सु यानी कि शुभ, अच्छा, सहज, इससे मिलकर बना है, जैसे कि सुयोग, सुलभ, सुगमन। इसी प्रकार हम वी से देखते हैं। वी यानी कि विशेष या अभाव, जैसे कि विदेश, विहीन और विभाग, ये जो होते हैं वी उपसर्ग के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर लास्ट बचा है संस्कृत का स्व उपसर्ग स्वाहा। इसी के साथ स्व यानी कि अपना और निजी, इसका मतलब होता है कि स्वतंत्र, स्वदेश, स्वार्थ। ये इसी प्रकार जो होता है। नेक्स्ट और लास्ट लाइन, संस्कृत व्याकरण में ग्रंथों में उद उपसर्ग ही है, जबकि हिंदी में उत उपसर्ग का भी प्रयोग किया जाता है। तो बहुत सारे कहते हैं ना कि अभी कि यहाँ पर उत क्यों नहीं बोला आपने उपसर्ग में, तो इस उत का प्रयोग जो है हिंदी में किया जाता है, संस्कृत में तो उद उपसर्ग ही। अब आपके लिए आ रही है टेक्निक ऐसी, आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, बहुत ही ज़्यादा आपको काम करेगी और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल टेक्निक है ये। तो इसमें मैंने सबको डिवाइडेशन कर दिया है अलग अलग, जैसे कि अ से बनने वाले उपसर्ग जो हैं कुल टोटल 8 उपसर्ग हैं, जैसे कि आ, अप, औ और अनु। तो आप ऐसे याद रखना, आ, अप, औ, अनु, आ, अप, औ, अनु। और ये चारों शब्द एक जैसे, अदि, अपि, अति और अभी, ये शब्द जो हैं ये जो होते हैं अ से बनने वाले कुल टोटल 8 उपसर्ग हैं। 4 उपसर्ग जो होते हैं प से मिलकर बने हुए हैं, जैसे कि प, प्रति, परापरी ऐसे याद रखना, प्रति और परापरी। और इसी प्रकार जो होते हैं चौथा है अपना नीर उपसर्ग। तो निर जो होता है नी से कौन कौन से मिलकर बने हुए हैं, निर्निस, दुर्दुस। नी और दू से मिलकर बना हुआ है निर्निस और दुर्दुस, आप याद रखने के लिए बहुत अच्छी टेक्निक है। दो जो होते हैं ऊ से मिलकर बना है, जैसे कि उद, उप, ये जो हैं ऊ से मिलकर बना है। स से बात करें तो सु और सम। और दो जो होते हैं नीवी। तो टेक्निक है आ, अप, औ, अनु और अदि, अपि, अति और अभी। और 4 जो हैं प से मिलकर बना हुआ है, प, प्रति, परापरी। ये संस्कृत के उपसर्ग हैं। आपसे पूछ लेगा निम्न में से कौन सा उपसर्ग संस्कृत का है, तो आपको यहाँ पर टेक्निक बहुत रामबाण साबित होगी आपके लिए, जैसे कि निर्निस, दुर्दुस और उद, अप, सुसम और नीवी, ये संस्कृत के उपसर्ग हैं। नेक्स्ट चलता है अपन हिंदी के उपसर्ग की ओर, और ये तो होने वाला है डिलीट। नेक्स्ट है अपना हिंदी का उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग की बात करें तो हिंदी भाषा में संस्कृत के उपसर्गों में परिवर्तन करके जो है उपसर्गों का निर्माण किया जाता है, वही क्या होते हैं, हिंदी के उपसर्ग होते हैं। यानी कि अगर हम डायरेक्टली हम उनका प्रयोग संस्कृत में कर रहे हैं और अगर तो वो तत्सम कहलाएंगे। और हम संस्कृत के उपसर्गों का परिवर्तन करके और जिसमें परिवर्तन हो जाए वो तद्भव, और तद्भव जो है संस्कृत के उपसर्गों में परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं, तो वो हो जाएंगे हिंदी के उपसर्ग। अगर डायरेक्टली संस्कृत के उपसर्गों को डायरेक्ट हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं तो वो हो जाएंगे अपने तत्सम उपसर्ग या तत्सम शब्द बनेंगे उनसे। और अगर हम संस्कृत के उपसर्गों में परिवर्तन करके कर रहे हैं तो वो बन जाएंगे तद्भव शब्द, और वो कहलाएंगे हिंदी के उपसर्ग। तो हिंदी के जो होते हैं कुल टोटल 20 उपसर्ग होते हैं। अब इनको भी देख लेते हैं टेक्निक के माध्यम से। पहला है इसमें अ उपसर्ग। अ यानी कि इसका अर्थ होता है नहीं, नहीं अर्थ होता है इसका। तो जैसे कि अकाज, अचेत और अटल, ये 3 शब्द बने हुए हैं। इससे बहुत सारे शब्द बन सकते हैं पर ये इम्पोर्टेंट है। इसमें नेक्स्ट है उ उपसर्ग। उ से जैसे कि उछालना, उतरना और उजड़ना। और ओ उपसर्ग से क्या मिलकर बनेगा, ओ उपसर्ग से ओ यानी कि होता है अर्थ बुरा या नीचे होता है, जैसे कि ओ गुण। ओ गुण को हम हिंदी में अवगुण भी बोल सकते हैं, लेकिन ये संधि शब्द जब जुड़ेगा तो ओ गुण हो जाएगा। ओ गुट, ओ घट और ओसर। और अन उपसर्ग से कौन सा बना हुआ है, अन उपसर्ग से अन का अर्थ होता है बिना, जैसे कि अनपढ़, अनदेखा और अनमोल, ये अन से मिलकर बना हुआ है। अध उपसर्ग की बात करें, अध यानी कि होता है आधा, जैसे कि अध मरा, आधा मरा हुआ, अध खिला, आधा खिला हुआ, अध पका, आधा पका हुआ।
इसी प्रकार इसमें अधः का प्रयोग भी किया जाता है। अधः मतलब होता है नीचे, जैसे कि अधोगति। अगर इसका आप संधि विच्छोद करोगे ना अधोगति का, तो अधः प्लस गति होगा, ये हो जाएगा विसर्ग संधि के अंतर्गत। और विसर्ग संधि में जब इनका संधि करेंगे हम, तो ये हो जाएगा विसर्ग जो है ओ की मात्रा में बदलते ही ये हो जाएगा अपना अधोगति। तो अधः से मिलकर बना हुआ है अधोगति, अधोमुख और अधोगत। नेक्स्ट इसमें उन उपसर्ग से, उन का मतलब होता है एक कम, जैसे कि 59, 49, 79, 19, 29, ये सब जो होते हैं उन उपसर्ग। उन जिसके आगे लग जाता है मतलब कि एक कम हो जाता है। क या कु उपसर्ग जिसका मतलब होता है बुरा या कठिन, जैसे कि कपूत, कुडंग और कुचाल, ये सब जो है क उपसर्ग से मिलकर बना हुआ है। नेक्स्ट है नी यानी कि विपरीत, जैसे कि निडर, निशान और निपट, ये जो है नी उपसर्ग से मिलकर बना हुआ है। इसमें नेक्स्ट है स या सु उपसर्ग से। स और सु का मतलब होता है अच्छा, जैसे कि सपूत यानी कि अच्छा पुत्र, सजल अच्छा जल, और सजीव, सुयश, सुकांत, ये जो हैं स यानी कि सुयश यानी कि अच्छा यश। इसी प्रकार जो है बर उपसर्ग से कौन सा बनेगा, बर उपसर्ग से होता है, इसका अर्थ होता है भरा हुआ, जैसे कि भरपूर, बर, बरसक, भरमार, ये सब जो होते हैं बर के होते हैं। नेक्स्ट है इसमें चो उपसर्ग। चो यानी कि होता है चार, चार का मतलब जैसे कि चौमासा, चार मासों का समूह, चौराहा और चौखट, ये जो होता है चो से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट इसमें ये बस ख़त्म होने वाले हैं, ये इतने से उपसर्ग बचे हैं, फिर इसके बाद विदेशी उपसर्ग चालू हो जाएंगे। ती उपसर्ग की बात करें, ती यानी कि तीन, इसका अर्थ होता है तीन, जैसे कि तिरंगा, तीन रंगों का समूह, तिपाही, तीन पहिए, और तिमाही यानी कि 3 महीने, ये जो होता है ती उपसर्ग। नेक्स्ट है यहाँ पर दू यानी कि दो, जैसे कि दो नाली, दो नालियाँ, दूरंगा, दो रंग, दो मुहा, और जैसे कि दो मुँह। इसी प्रकार हम देखते हैं पर उपसर्ग। पर उपसर्ग का अर्थ होता है दूसरा, दूसरा मतलब जैसे कि परहित, दूसरों का हित, पर सुख, दूसरों का सुख, और पर काज यानी कि दूसरों का कामकाज जो होता है पर। नेक्स्ट है यहाँ पर बिन उपसर्ग का अर्थ होता है यहाँ पर निषेध या अभाव। यहाँ पे ये जो उपसर्ग का मतलब नहीं होता है निषेध या अभाव, इसका मतलब होता है, और इससे जो बनने वाले शब्द होते हैं उनका मतलब भी यही निकल के आता है। जैसे कि बिन देखा यानी कि यहाँ पे देखने का अभाव है, उसने देखा नहीं है। जैसे कि बिन खाया यानी कि खाने का अभाव है। बिन ब्याहा यानी कि ब्याहने का अभाव है। और इसी प्रकार इनका जो अर्थ जो होता है वो अर्थ भी इन शब्दों से ऐसे ही निकलते हैं। जैसे कि यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं अपन चिर उपसर्ग। चिर मतलब होता है सदैव, जैसे कि चिरायु हो गया, चिरंजीवी हो गया, चिरकाल हो गया, चिर परिचित हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर बहु यानी कि बहुत ज़्यादा या अधिक जो है वहाँ पर बहु का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि बहुमूल्य, जहाँ पे बहुत मूल्य हो, बहुमत, जहाँ पे मत बहुत हो, और वचन जो है बहुवचन यानी कि जहाँ पे बहुत सारे हो उसे ही बहुवचन कहते हैं। जैसे एक वचन बहुवचन नहीं होता है क्या। नेक्स्ट है यहाँ पे सह मतलब जहाँ पे साथ का भाव होता है, जैसे कि सहचर हो गया, सहगामी हो गया, और सहयोग हो गया। नेक्स्ट और लास्ट है स्व उपसर्ग। ये संस्कृत में भी आया था। स्व यानी कि अपना होता है, जैसे कि स्वदेश हमारे देश में, स्वराज हमारे राज्य में, और स्वभाव यानी कि हमारा स्वभाव। तो यहाँ से स्व का मतलब जो होता है वो अपना होता है। इसी प्रकार हमारे कंप्लीट होते हैं हिंदी के उपसर्ग भी। अब हम नेक्स्ट और लास्ट चल रहे हैं उर्दू के उपसर्ग। तो हम हमारे इस वीडियो को दोस्तों एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं देखता हूँ कि वीडियो पर व्यू ज़्यादा हैं पर लाइक कम हैं, तो आप लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं उर्दू के उपसर्ग। उर्दू के उपसर्ग, इन्हें विदेशी उपसर्ग भी कहा जाता है। जैसे कि भारत में बहुत समय तक उर्दू और अन्य विदेशी भाषाएं प्रचलित रही है। जैसे कि अंग्रेज आ गया पर अंग्रेजी छोड़ गया, उर्दू जो है मुग़ल आए और उर्दू छोड़कर चले गए, तो ये प्रचलित है। अतः हिंदी भाषा में उर्दू और अंग्रेजी, ये भी याद रखना दोस्तों, अपन जो अंग्रेजी लिखते हैं वो अशुद्ध शब्द है। अंग्रेजी जो है हिंदी में ऐसे ही लिखा जाता है। तो कोई बोले तो लिख देना कि भाई साहब पहले शुद्ध हिंदी पढ़ के आओ कि अंग्रेजी ऐसे लिखी जाती है। तो यहाँ पर जो है उर्दू, अंग्रेजी आदि अनेक भाषाओं के उपसर्ग भी प्रयोग होने लगे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं एक एक, तो ये कुल टोटल ये भी 21 उपसर्ग हैं।
उनको भी देख लेते हैं फटाफट। अल यानी कि जैसे कि निश्चित होता है, जैसे कि अलविदा, अलबेला और अलमस्त, ये हो गया अल उपसर्ग। यहाँ पे शब्द से पता चल जाएगा, जैसे कि अल प्लस विदा, तो यहाँ से आपको शब्द देके उपसर्ग पूछ लेंगे, या उपसर्ग देके जैसे कि अल उपसर्ग दे दिया और आपको कह दिया कि इससे कौन सा शब्द बना हुआ है, तो आपको पता करना होगा। बस अल से देख लिया। अब ना यानी कि रहित होता है, जैसे कि ना लायक, ना पसंद और नापाक, ये जो होता है ना उपसर्ग हो गया। अब बहुत सारे बस शब्दों पे ध्यान देना है। ये जैसे कि नापाक है, तो यहाँ पे प्रश्न में नापाक आ गया कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो बहुत सारे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें न उपसर्ग है कि ना है कि यहाँ पे नापा है, क्या है इसमें उपसर्ग। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसे शब्दों पे ध्यान देना है जिन पे आपको डाउट हो। एन की बात करें, एन का मतलब होता है ठीक, जैसे कि एन वक्त यानी कि ठीक वक्त पर। एन इनायत यानी कि एन इनायत का मतलब क्या होता है, एन इनायत, एन मौका यानी कि ठीक मौके पर। इसी प्रकार ला उपसर्ग, ला का अर्थ होता है बिना, जैसे कि लाचार, लाजवाब, लापता, ये हो गया ला उपसर्ग से। बद की बात करें, बद यानी कि रहित या बुरा, जैसे कि बदनाम, बदजात और बदतमीज, ये सब जो होता है, जैसे कि तमीज़ रहित जो होता है बदतमीज हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, बा उपसर्ग जो होता है इसका मतलब होता है अनुसार या फिर साथ, जैसे कि बाकायदा, कायदे के अनुसार, बा अदब, अदब के साथ, बा इज्जत, इज्जत के साथ। गैर उपसर्ग, गैर यानी कि रहित या भिन्न आता है, जैसे कि गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर मुल्क, तो यहाँ से जो होता है मुल्क से रहित या मुल्क से भिन्न जो होता है उसे गैर मुल्क भी कहा जाता है। खुश की बात करें, खुश यानी कि अच्छा होता है, जैसे कि खुश मिजाज यानी कि अच्छा मिजाज, खुश किस्मत, खुश खबरी, इसका मतलब जो होता है अच्छा होता है। कम की बात करें तो कम यानी कि थोड़ा, जैसे कि कमज़ोर, कम सीन और कम अक्ल, ये होता है। हम की बात करें तो यह 7 अर्थ होता है इसका, और हम में जैसे कि हमदम हो गया, हम सफ़र हो गया और हमराह हो गया, तो ये जो होता है हम का मतलब होता है। नीला बिला की बात करें, बिला यानी कि बिना, बिना इसका अर्थ होता है, जैसे कि बिला वजह यानी कि बिना वजह के, बिल लाशक, बिला शक यानी कि बिना शक के, और बिला कसूर यानी कि बिना कसूर के। इसी प्रकार बे जो होता है इस उपसर्ग का प्रयोग अभाव के भाव में किया जाता है, जैसे कि बेचारा यानी कि यहाँ पे क्या होता है, जो बेचारा होता है उसके परिवार का अभाव है। बेहद जिसके हद की अभाव है, और बेचैन जिसके चैन का अभाव है। और आजकल के जो भी कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, वो हमेशा बेचारे बेचैन रहते हैं। तो ये मेरे हिसाब से ये उपसर्ग उनका फेवरेट उपसर्ग होना चाहिए। तो यहाँ पे दर की अगर बात करें, दर का अर्थ होता है में, जैसे कि दरअसल यानी कि असल में, दर आकार यानी कि कार में, और दरवेश यानी कि वेश में। और यहाँ पे हर की बात करें, हर यानी कि प्रत्येक, जैसे कि हर घड़ी, हर वर्ष, हर रोज़, इसका मतलब होता है ये हर उपसर्ग। अगर ब की बात करें, ब जो होता है सातवें पर के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि बदस्तूर और बदतौर और बशर्त यानी कि शर्त के साथ, तौर के साथ, और यहाँ से स्तूर के साथ। नेक्स्ट यहाँ पर जो है सर, सर जो होता है मुख्य और प्रधान को सर कहा जाता है, अपन कहते हैं ना सर, तो ये सर अलग होता है, लेकिन सर जो उपसर्ग जिसके आगे लग जाता है वो मुख्य और प्रधान बन जाता है, जैसे कि सरकार यानी कि सरकार मुख्य प्रधान होती है, जैसे कि सरदार, सरताज, ये जो होता है मुख्य होता है। अब बहुत सारे पूछेंगे कि ये कार जो होता है ये सरकार से बिल्कुल अलग होता है, ये कहाँ मुख्य है, कहाँ ये हो रहा है, तो ये कार जो आप समझ रहे हो ना, ये गाड़ी, तो ये बिल्कुल उसी गाड़ी का मतलब होता है। लेकिन जो इसके आगे लगाए ना सर, ये इसके अर्थ में नवीनता ला देते हैं, परिवर्तन, और यही तो परिवर्तन है। सरकार हो गया, जैसे कि ताज जो होता है वो मुकुट हो गया, लेकिन इसके सर ताज मिलते ही सरताज जो होता है ये ताजों का भी ताज हो गया। जैसे कि दार जो होता है ये चौकीदार वकीदार वो लगते हैं, लेकिन सर जो होता है वो दारों में भी, सरदारों में सभी में मुख जो होता है वो सर होता है। नेक्स्ट यहाँ पे नेक, नेक यानी कि भला, जैसे कि नेक दिल यानी कि दिल से भला आदमी, जो कि वर्तमान में मिलता नहीं है। नेक नियत, जिसकी नीयत ठीक हो, मिलता है ये क्या पता। नेक नाम, जिसका क्या हो, अच्छा भला नाम हो, उसे नेक नाम कहते हैं। हेड का मतलब प्रमुख, जैसे कि हेड मास्टर। अब ये ऐसे नाम से पता चल जाते हैं बहुत सारे कि ये विदेशी हैं, ये हेड, ये सर, ये ब जो हैं
ये सब विदेशी हैं, जैसे कि हेड मास्टर, हेड बॉय, हेड गर्ल, ये सब जो होते हैं। हेड गर्ल यानी कि जो लड़कियों में प्रमुख है, हेड बॉय यानी कि जो लड़कों में। और इसी एंड के साथ बढ़ते हुए सब का अर्थ होता है उप, जैसे कि सब इंस्पेक्टर, जिसे उप इंस्पेक्टर, सब डिवीज़न यानी कि डिवीज़न यानी कि खंड होता है, और सब आगे जोड़ देंगे यानी कि उपखंड हो गया। सब कमेटी यानी कि उप कमेटी हो गया, उप समूह। नेक्स्ट दो और लास्ट, और इसके बाद हम बढ़ रहे हैं अंतिम कदम की ओर। तो यहाँ पे हाफ हाफ यानी कि आधा, जैसे कि हाफ पेंट, हाफ टिकट, हाफ शर्ट, ये सब अंग्रेजी के शब्द हैं, विदेशी शब्द हैं। जनरल की मतलब होता है प्रधान, जैसे कि जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी, ये सब जो होते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं। अब उपसर्ग व प्रत्यय में क्या क्या समानताएं होती है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द के अंश होते हैं, पर पूर्ण शब्द नहीं होते हैं। इनका अकेले प्रयोग नहीं किया जा सकता, जैसे कि ये, अभी, स्व, इनका अकेले कुछ भी प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ये प्रत्यय होते हैं ई, ईता, ये इनका भी अकेले प्रयोग नहीं किया जा सकता है। दोनों के प्रयोग से ही अर्थ में अंतर आता है, और एक शब्द में इन दोनों को साथ में जोड़ा जा सकता है। अभी तो हम ये देख रहे थे जैसे अभिमान, अज्ञान, स्वतंत्र, लेकिन इन दोनों का एक साथ भी प्रयोग, जैसे कि अभि प्लस मान, अभिमानी, और यहाँ पे अ प्लस ज्ञान प्लस ई, ये प्रत्यय जुड़ा तो अज्ञानी हो गया। स्व प्लस तंत्र प्लस ता, स्वतंत्रता। तो ये ऐसे शब्द दे देंगे और पूछ लेंगे आपको कि इसमें क्या क्या है, उपसर्ग हैं, प्रत्यय हैं, मूल शब्द हैं, और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर ये आपको आंसर देना है। और प्रत्यय हम टॉपिक को कंप्लीट पहले पढ़ चुके हैं। अब इसकी कर लेते हैं कुछ छोटे क्वेश्चन प्रैक्टिस। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें एक बार। अब हम करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन फर्स्ट है, किसमें अ उपसर्ग का बोध किया गया है। अ उपसर्ग हमने पढ़ा था अनुज में, अनु उपसर्ग है, अनुज का मतलब होता है छोटा। अनुगामी में भी अनु उपसर्ग है, और अनपढ़ में जो है अन उपसर्ग है। बचा हमारा अटल, तो आप शब्द के प्रयोग से कर सकते हो, जैसे कि टल प्लस अटल, अ जुड़ा तो अटल हो गया। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। ओ गुण में हमने पढ़ा था, बिल्कुल ओ गुण जो होता है औ प्लस गुण होता है, और ये जो होता है ये उपसर्ग का प्रयोग, जैसे कि लाचार, आचार में लाचार हो गया, पूत में कपूत हो गया। इसी प्रकार लड़ाकू जो होता है, इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको, तो इसमें हमारा ये आंसर हो गया लड़ाकू। तो ठीक है, इस प्रकार हमारा उपसर्ग टॉपिक कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट हमारी सीरीज हिंदी की एंड की ओर बढ़ रही है। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये जो वीडियो दिख रहे हैं इनको भी ज़रूर देखिए। और वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।